हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में भी हम मुद्राओं का भारतीय प्राचीन इतिहास के निर्माण में क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, उस पर हम बात को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मुद्राएं सैनिक विजय के बारे में हमारे को बताती है, साथ ही हमारे को वह शासक के व्यक्तिगत अभिरुचि, उसके वंश, राज्यकाल आदि की जानकारी देती है। तो आगे हम बात करें तो मुद्रा हमारे को किसी राज्य की सीमा निर्धारण में भी सहायता प्रदान करती है। परंतु मुद्राओं के इस सीमा निर्धारण के लिए अगर हम मुद्राओं को एक स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कई बार मुद्राएं व्यापार के लिए आदान प्रदान या व्यापारिक प्रयोग के व्यापारिक वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यापार लंबे समय तक चल रहा है तो किसी एक क्षेत्र विशेष में हमें काफ़ी मात्रा में मुद्रा प्राप्त हो सकती है, परंतु उसको हमारे को किसी और स्रोत से भी सिद्ध करना होगा, तभी हम मुद्रा को एक प्रूफ के रूप में, साम्राज्य निर्धारण के प्रूफ के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। जैसा कि हम गौतमीपुत्र सातकर्णी का अगर या सातवाहन वंश का हम उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो मुद्राएं हैं वह हमारे को संपूर्ण महाराष्ट्र में प्राप्त हुई है और नीचे गोदावरी तक हमारे को उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण मिलता है, क्योंकि मुद्राएं हमें बहुतायत में वहाँ प्राप्त हुई है। तो इस स्थिति में हम मानते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य जो है वह दक्षिण में काफ़ी दूर तक विस्तृत रहा था। परंतु इसको सिद्ध करने के लिए या इतिहास में सही मानने के लिए हमें नासिक अभिलेख की सहायता लेनी पड़ी, जिसमें क्लियर रूप से उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। तो हमारे को यह सावधानी रखनी होगी। परंतु इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कई ऐसे जनजातीय गणराज्य जो हुए जिसमें यौध्य हैं और ये कोलिंद है, करदम्ब है, मालव है, औदंबुर है, इनके समय के कई सिक्के हमारे को कई क्षेत्र विशेष में प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इन जनजातीय गणराज्यों का साम्राज्य काफ़ी दूर तक और जहाँ पे ये सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ तक फैला हुआ रहा है। तो सिक्के जो हैं साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की सीमा निर्धारण करने में हमारे को काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लें तो राज्य की आर्थिक स्थिति या आर्थिक दशा का ज्ञान जो है वह हमारे को सिक्कों से काफ़ी बड़ी मात्रा में पता चलता है। जैसे कि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो वहाँ स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन काफ़ी होगा। गुप्त युग में हम देखते हैं कि हमारे को स्वर्ण, रजत, ताम्र सभी तीनों ही सिक्कों की मात्रा उपलब्ध हुई है। स्वर्ण की मुद्रा का प्रचलन इस ओर इंगित करता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, राजकोष में राजस्व की मात्रा अधिक बढ़ी हुई होगी, भू राजस्व जमा होता रहा होगा, व्यापार के माध्यम से जो टैक्स लगाया जाता है वह टैक्सेस उन क्षेत्रों में नियमित रूप से जमा होते रहे होंगे, इसीलिए राजकोष में धन की मात्रा अधिक होने के कारण सिक्कों की मात्रा भी हमारे को अधिक ही प्राप्त हुई है। तो गुप्त सम्राट की जो स्वर्ण और रजत मुद्राएं हैं वह हमारे को राज्य की समृद्धि की ओर इंगित करती है।
वहीं अगर हम कुषाण वंश को देखें तो हम देखते हैं कि कुषाण शासकों ने अपने गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं को निरंतर यूज में तो लिया था, परंतु राज्य की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाने लग गई थी। व्यापार उनका इतना अधिक फैला हुआ नहीं था, इसलिए हमारे को उस समय ताम्र मुद्राओं का प्रचलन भी काफ़ी नज़र आता है। तो वह यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीमी गति से चल रही थी। इसी तरह से हम द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से अगर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की बात करते हैं तो इस समय में हमारे को पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा दोनों ही बड़ी मात्रा में यूज़ में लेता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय व्यापार जो था वह अच्छी या अधिक मात्रा में होता रहा था। हम देखते हैं कि शिल्प उद्योग है, व्यापार वाणिज्य है, विदेशी समुद्र व्यापार है, रोमन साम्राज्य के साथ में जो समुद्र व्यापार हुआ, इसके कारण से हमें द्वितीय शताब्दी से 5वीं सदी तक के काल में स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है, जो यह इंगित करता है कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था के का विस्तार काफ़ी बड़ी क्षेत्र में हुआ था। इसी तरह से मुद्राएं जो हैं वह कला और साहित्य के विकास पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि मुद्राओं पर जिस प्रकार के साहित्यिक भाषा का प्रयोग है या लेख लिखे हुए हैं, लिपि जिस प्रकार से प्रयोग में ली गई है, वह हमारे को उस तात्कालिक भाषा, कला, साहित्य की जानकारी देता है। जिस प्रकार के चित्र अंकित हैं, वह चित्र और जो लेख उसमें, जो विरुद्ध उसमें मुद्राओं पर अंकित किए गए हैं, वह उस समय की साहित्यिक प्रगति को और कला की प्रगति की ओर इंगित करता है। हम देखते हैं कि मुद्राओं पे हमारे को संस्कृत भाषा और अन्य भाषाओं का भी प्रयोग हमारे को दिखाई पड़ता है। यूनानी भाषा का भी प्रयोग हमारे को सिक्कों पर दिखाई पड़ा। खरोष्टी लिपि है, वह भी उसमें प्रयोग में ली गई है। तो इस प्रकार कौन कौन सी भाषाओं का प्रचलन किस काल में रहा, वे उस शासक के, राजाओं के सिक्के पर जो अंकित भाषा है, लिपि है, वह हमारे को इसकी ओर इंगित करता है। कनिष्क की मुद्राओं में हम देखते हैं कि चित्र बने हुए हैं और साथ ही में लेख भी लिखे हुए हैं, और जो लेख लिखे हुए हैं उस समय यूनानी भाषा के हैं। तो यह इंगित करता है कि यूनानी लोगों का आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों पर हो रहा था। उन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए थे, जिसका अर्थ है कि वे वहाँ पर राज कर रहे थे। और कनिष्क को हम शक और यवन आक्रमणों के प्रभाव से ही कुषाण वंश का जो आक्रमण उसके बाद में जारी रहा और अपनी उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों पर अपना राज्य शासन किया, उसके यह हमारे को एक उदाहरण के रूप में सही प्रतीत होता है। तो मुद्राएं हमारे को यह बताती है कि किस शासक ने किस समय और कौन कौन सी विदेशी शक्तियों के साथ में वह संपर्क में रहे थे। अन्य महत्व अगर हम देखें तो हमारे को ऐतिहासिक सामयिक इतिहास जो है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। मौर्य उत्तर काल जो हमारे को इतिहास में जो काल है, और मौर्य उत्तर काल से लेके गुप्त वंश के उदय तक का जो समय है, जो कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास जो है, इसका ज्ञान हमारे को सिक्कों के सर्कुलेशन से ही प्राप्त होता है। इस काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों में कौन कौन सी जातियाँ शासन कर रही थी,
जैसे यौध्य है, कौणिक है, कदम्ब है, औदुंबूर है, मालव है, ये गणराज्य जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में और उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्से में, प्रेजेंट जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ये कौन कौन सी जातियाँ, शिवी है, अर्जुनायन है, ये कहाँ कहाँ राज्य कर रही थी, यह इन सिक्कों से ही हमारे को पता चलता है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय शासक हैं उनके राज शासन का भी हमारे को इसी से ही पता चलता है, क्योंकि उनकी जो स्थानीय मुद्राओं का जो प्रचलन उन स्थानीय क्षेत्र विशेष में जो हमारे को प्राप्त होता है, उससे हम यह पता कर सकते हैं कि किस स्थानीय शासक ने उस समय उस राज्य विशेष में शासन किया था। कई सिक्कों पे, इन स्थानीय जो मुद्राएं और सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें राजा के चित्र भी अंकित किए गए हैं, तो हमारे को उस स्थानीय राजवंश की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। शक, कुषाण, पल्लव, सातवाहन, गुप्त शासकों के इतिहास के कई अज्ञात पहलू हमारे को इन सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसी का तरह से जो उस समय आंध्र सातवाहन हैं, जिनका हमारे को यह नहीं था पता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से साम्राज्य, किस क्षेत्र विशेष में उनका साम्राज्य विस्तार हुआ, यह सब जानकारी हमारे को इन सिक्कों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट उसमें हम देखें तो इन सिक्कों के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा काल समृद्धि का काल रहा और किस काल में इन राज्य विशेष में अशांति या फिर विदेशी आक्रमण कई होते रहे। क्योंकि जिस प्रकार से प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से हूणों के आक्रमण हुए, शकों के आक्रमण हुए, कुषाणों के आक्रमण हुए, तो उस समय में हमारे को यह जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में कौन से हूण यहाँ पर आए। मिहिर भोज की जानकारी हमारे को गुप्त सम्राट के सिक्कों से ही, रामगुप्त के समय के जो सिक्के हैं उससे प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारे को हूणों के आक्रमण की जानकारी, यानी कि गुप्त काल में गुप्त काल जहाँ समृद्धि का काल भी माना गया, वहीं हमारे को यह भी पता चला कि रामगुप्त के समय में हूणों ने किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और किस तरह से उसकी पत्नी को मिहिर भोज ने अपने यहाँ पे भेजने की याचना करी थी और किस प्रकार से फिर चंद्रगुप्त ने उसका अंत करके कुमार देवी को बचाया था और फिर बाद में स्वयं उससे विवाह करा था। तो दूसरी ओर अगर कहीं पे हम देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा चल रही थी और फिर एकदम से रजत मुद्रा का प्रचलन मिले या फिर ताम्र मुद्रा का प्रचलन हमारे को मिलता है, तो हमारे को उससे यह पता चलता है कि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ समय के लिए गड़बड़ा गई थी और इसी कारण से स्वर्ण की बजाय में रजत मुद्रा का प्रयोग भी किया गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में कई जगहों पे हमारे को गुप्त सम्राटों के सिक्कों से भरे हुए मृदभांड भी मिले हैं, जो संभवतः यह माना जाता है कि इस ओर इंगित करता है कि हूणों के जो आक्रमण हुए थे उस आक्रमण को देखते हुए गुप्त सम्राटों ने अपनी मुद्राओं को मृद भांडों में भर करके छुपा दिया था। तो यह अशांति के काल की सूचना भी हमारे को इसी से ही मिलती है। नेक्स्ट हमारे को मुद्राओं से यह भी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार के लिए प्रयोग होता रहा है। जैसे शक और कुषाण शासकों की जो मुद्राएं हैं उसमें राजा को सिर पर टोप लगाए हुए बताया गया है, कवच पहने हुए हैं और एक लंबा सा वह चोगा पहनते हैं और बड़े जूते पहनाए हुए दिखाया गया है।
गुप्त राज्यों पर गुप्त मुद्राओं पर में जो आभूषण मिलते हैं, उन आभूषणों और वस्त्र का जो अंकन है, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो केश शैली बनाई गई है, उससे उस समय के स्त्रियों की स्थिति और साम्राज्य की क्या स्थिति रही, यह उस ओर इंगित करता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में इन मुद्राओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वह इतिहास के निर्माण में सहायक रहे हैं, और उससे हमारे को इतिहास की कई ऐसे अनछुए पहलू, जिसको कि हम कहीं पे लिखित इतिहास के अभाव में नहीं जान सकते थे, न ही पता कर सकते थे, वह हमारे को इन मुद्राओं के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और इतिहास में उनकी उपयोगिता, इतिहास जब हम निर्माण करते हैं, लिखते हैं, तब सिद्ध होती है। थैंक यू सो मच।